भारत की आज़ादी की कहानी ये सिर्फ कुछ तारीखों या पुरानी घटनाओं का कोई उबाऊ इतिहास नहीं है। असल में ये प्रतिरोध, बदलाव और कभी हार न मानने वाले संकल्प का एक ऐसा सफर है जो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं लगता। आज के इस विश्लेषण में हम इसी सफर की बिल्कुल शुरुआती जड़ों को तलाशेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक बेहद छोटी सी शुरुआत ने आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की पूरी नींव ही हिलाकर रख दी थी। अब सोचिए जरा, और यहीं से हम आज के इस सबसे दिलचस्प ऐतिहासिक विरोधाभास की गहराई में उतरते हैं। आखिर कैसे एक सेफ्टी वाल्व, जिसे ब्रिटिश सरकार ने खुद को बचाने के लिए बड़ी चालाकी से बनाया था, वही संगठन आगे चलकर भारत की आज़ादी का सबसे बड़ा और धारदार हथियार बन गया। है ना कमाल की बात? चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो इस पूरी क्रांति के उदय को समझने के लिए भाग 1 कांग्रेस की स्थापना पर नजर डालते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1885 में हुई एक बेहद रणनीतिक बैठक से। सबसे पहले तो इस कांग्रेस शब्द को ही ले लेते हैं। क्या आपको पता है कि ये शब्द आया कहाँ से? असल में ये एक लैटिन अमेरिकी शब्द है जो उत्तरी अमेरिका के राजनीतिक इतिहास से निकला है। और अगर इसका बिल्कुल साधारण सा मतलब निकालें तो वो होता है व्यक्तियों का समूह या लोगों का समूह। इस एक शब्द ने ही लोगों को एक साथ जोड़ने की इस पूरी ऐतिहासिक कहानी की नींव रखती थी। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। वो ऐतिहासिक दिन था 28 दिसंबर 1885। उस समय भारत के वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन। लेकिन इसके संस्थापक कौन थे? ये एक बहुत ही रोचक बात है। इसके संस्थापक कोई भारतीय नहीं बल्कि एक स्कॉटिश असैन्य अधिकारी थे, A.O. ह्यूम। आपको जानकर हैरानी होगी कि A.O. ह्यूम को लोग इतने प्यार से मानते थे कि उन्हें शिमला का संत यानी हर्मिट ऑफ शिमला तक कहा जाता था। लेकिन यहाँ इतिहास का एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। कांग्रेस का ये जो सबसे पहला अधिवेशन था ना, ये असल में पूना में होने वाला था, पर अचानक वहां प्लेग की भयंकर बीमारी फैल गई। अब ऐसे में क्या किया जाए? तो बिल्कुल आखिरी वक्त पर इस ऐतिहासिक बैठक को पूना से शिफ्ट करके बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में करवाना पड़ा। मतलब एक बीमारी ने इतिहास के पन्नों की जगह ही बदल दी। अब आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस की पहली बैठक थी तो यकीनन हजारों लोगों की भीड़ रही होगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे भारत से केवल 72 प्रतिनिधि ही इस अधिवेशन में पहुंचे थे। कल्पना कीजिए, सिर्फ 72 लोग, और इस छोटे से लेकिन बेहद अहम समूह ने मिलकर उस समय कुल 9 प्रस्ताव पारित किए थे। शुरुआती लीडरशिप की बात करें तो इसके सबसे पहले अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बैनर्जी और सचिव की कुर्सी संभाली खुद संस्थापक A.O. ह्यूम ने। वैसे एक छोटा सा फैक्ट और बता दूं, ह्यूम साहब की जीवनी आगे चलकर विलियम वेंडरबर्न ने लिखी थी। और हाँ, उस समय कांग्रेस की ये जो बैठकें होती थीं वो हर साल दिसंबर के महीने में अलग अलग शहरों में हुआ करती थी। ये सिलसिला काफी लंबे समय तक यानी 1930 तक चला, जिसके बाद इन्होंने अपनी बैठकें जनवरी में करनी शुरू कर दी। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। भाग 2, द सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, यानी सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत। कांग्रेस को बनाने के पीछे अंग्रेजों का असली मकसद क्या था? अगर हम इस सेफ्टी वॉल्व कॉन्सेप्ट को एकदम निष्पक्ष होकर देखें तो अंग्रेजों की रणनीति बहुत ही साफ थी। वो भारत में एक ऐसा राजनीतिक संगठन खड़ा करना चाहते थे जो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करे। मतलब विदेशी शासन के खिलाफ भारतीयों के मन में जो राजनीतिक गुस्सा और असंतोष उबल रहा था, उसे बिना किसी बड़े विद्रोह या क्रांति के शांति से बाहर निकलने का एक सुरक्षित रास्ता मिल जाए। वो बस अपना बचाव कर रहे थे। लेकिन इस थ्योरी का पर्दाफाश दुनिया के सामने प्रमुखता से किसने किया? ये काम किया महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी ने। उन्होंने अपनी बहुत ही मशहूर किताब यंग इंडिया में इस सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत को खुलकर सामने रखा। और इतिहास गवाह है कि जो सुरक्षा वॉल्व अंग्रेजों ने अपनी ढाल के रूप में बनाया था, वही संगठन आगे चलकर हमारे क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा और मजबूत मंच बन गया। अब अगर हम कांग्रेस के पहले 20 सालों की बात करें, यानी 1885 से लेकर 1905 तक का समय, तो इसे उदारवादी काल कहा जाता है। इस दौर में कांग्रेस का रवैया काफी हद तक तुष्टीकरण वाला था। मतलब वे अंग्रेजों के साथ नरमी से पेश आते थे और उनका विरोध ज्यादा मुखर नहीं था। इसी को देखते हुए बाल गंगाधर तिलक जी ने तो इस पूरे दौर को राजनीतिक शिक्षा का काल तक कह डाला था।
इस शुरुआती उदारवादी दौर के अगर हम कुछ सबसे बड़े चेहरों की बात करें तो इनमें डब्ल्यूसी बनर्जी, दादाभाई नौरोजी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दिग्गज शामिल थे। इन्होंने एकदम से बगावत करने के बजाय बातचीत, संवाद और प्रतिनिधित्व के जरिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन जैसा कि किसी भी बड़े आंदोलन में होता है, एक समय के बाद बदलाव आना तय है। 20 साल बीतने के बाद विचारधाराओं में एक बड़ा टकराव शुरू हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, नरम दल और गरम दल। साल 1905 आते आते कांग्रेस के अंदर ही एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक विभाजन बिल्कुल साफ दिखने लगा था। अब ये आंदोलन दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं और काम करने के तरीकों में बंट चुका था। एक तरफ था नरम दल और दूसरी तरफ गरम दल। इन दोनों गुटों का अंतर समझना बहुत दिलचस्प है। नरम दल का सीधा सा मानना था कि अगर हम अंग्रेजों से प्यार से विनती करेंगे, उन्हें अपनी परेशानियां बताएंगे, तो सरकार धीरे धीरे हमारी जायज मांगे मान लेगी। लेकिन 1905 के बाद उभरे गरम दल का फंडा एकदम अलग था। उनका मानना था कि आत्मबल और देशभक्ति जगाओ। वो कहते थे कि आज़ादी या अपने अधिकार कभी भी किसी के सामने गिड़गिड़ाने या भीख मांगने से नहीं मिलते। इसके लिए आपको हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। नेतृत्व भी इसी वैचारिक आधार पर बंट गया। नरम दल में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे अनुभवी और शांत स्वभाव के नेता थे। वहीं गरम दल की कमान संभाली बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ने, जिन्हें हम प्यार से लाल बाल पाल की जोड़ी कहते हैं। साथ ही अरविंद घोष जैसे जोशीले नेता भी इस दल की जान थे। और इसी गरम दल वाले जोश के बीच देश में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक बदलाव भी देखने को मिला। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा एक गीत वंदे मातरम पूरे देश की आवाज बन गया। एक राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे जो प्यार मिला, उसने पूरे राष्ट्र में देशभक्ति की एक ऐसी लहर दौड़ा दी कि लोग बस एक सुर में आजादी के लिए एकजुट हो गए। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जोश और ये ऊर्जा आगे चलकर किस दिशा में मुड़ती है। अब समय सिर्फ प्रस्ताव पास करने का नहीं, बल्कि सीधी और ठोस कार्रवाई का आ गया था। भाग 4, क्रांतिकारी आंदोलन का उदय। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत पर नजर डालें तो इसकी जो सबसे पहली चिंगारी उठी थी वो महाराष्ट्र से उठी थी। लेकिन बहुत ही कम समय के अंदर ये चिंगारी आग में बदल गई और बंगाल इस पूरे क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे मुख्य गढ़ यानी सबसे बड़ा सेंटर बनकर उभरा। इस पूरी क्रांति को आम जनता तक पहुंचाने में एक और चीज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और वो थी उस समय की प्रेस। खासतौर पर महाराष्ट्र में क्रांति की इस आग को भड़काने का पूरा श्रेय बाल गंगाधर तिलक के अखबार केसरी को जाता है। इस अखबार ने अपनी दमदार लेखनी से क्रांतिकारी विचारों को सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचाया और उन्हें जगाने का काम किया। देखते ही देखते इस क्रांतिकारी आंदोलन ने एक बहुत ही संगठित ढांचा तैयार कर लिया। ये काम मुख्य रूप से 2 मोर्चों पर हुआ। पहला हमारे अपने देश भारत के भीतर और दूसरा देश के बाहर यानी विदेशों में बैठकर। भारत के अंदर की बात करें तो ये आंदोलन क्रमानुसार 2 प्रमुख चरणों में आगे बढ़ा, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। और इस तरह आज़ादी की इस लड़ाई ने अपना दायरा बहुत बड़ा कर लिया। नमस्कार, चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज की इस ऐतिहासिक चर्चा पर आते हैं। आज हम भारतीय इतिहास के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो बेहद तीव्र, रहस्यमय और असीम साहस से भरा हुआ था। हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण की। ये वो दौर था जब देश के युवाओं ने ठान लिया था कि आज़ादी के लिए अब कड़ा संघर्ष करना ही होगा। आज हम स्रोतों की सारी जानकारी बिना किसी सेक्शन में बांटे लगातार लाइन दर लाइन समझने वाले हैं, ताकि हम उस कालखंड को ठीक से महसूस कर सकें जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। इस पूरे आंदोलन की जो वैचारिक चिंगारी थी वो बाल गंगाधर तिलक के इन शक्तिशाली शब्दों से उठी थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। ये महज एक वाक्य नहीं था, इस एक विचार ने भारत के युवा वर्ग को जैसे नींद से झकझोर कर रख दिया। उन्हें क्रांतिकारी रास्ते पर चलने की एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिली और यहीं से आंदोलन की दिशा तय हो गई। महाराष्ट्र में ये सब कितनी तेजी से बढ़ा वो देखना वाकई दिलचस्प है। बाल गंगाधर तिलक ने युवाओं को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए सांस्कृतिक मंचों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। 1893 में गणपति महोत्सव और फिर 1895 में शिवाजी महोत्सव शुरू किया गया। देखते ही देखते 1897 तक आते आते ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सीधे तौर पर भौतिक प्रतिरोध में बदल गया, जब पहली बार ब्रिटिश प्लेग अधिकारियों की हत्या की गई।
अलग अलग क्षेत्रों में कई गुप्त संगठन इस पूरे विद्रोह की रीढ़ बन गए थे, जैसे कि महाराष्ट्र में 1897 में चापेकर बंधुओं का व्यायाम मंडल और 1904 में वीडी सावरकर का अभिनव भारत। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में 1902 में बनी अनुशीलन समिति और फिर युगांतर। इन्हीं संगठनों ने आज़ादी की इस पहली लड़ाई को जमीनी स्तर पर हकीकत में बदल दिया था। चलिए इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तिलक के विचारों का असर वाकई बहुत गहरा था। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि उन्हीं से प्रेरित होकर महाराष्ट्र में आर्य बांधव समिति नामक एक और क्रांतिकारी संगठन भी खड़ा हुआ। ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक मजबूत विचार एक पूरी पीढ़ी को हथियार उठाने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने को प्रेरित कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये गुस्सा आखिर फूटा कैसे। 1897 में चापेकर बंधुओं दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि ने व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। इन्होंने पुणे के प्लेग अधिकारी रैंड और आयर्स्ट की हत्या कर दी। लेकिन क्यों? बात दरअसल ये थी कि जब पुणे की जनता प्लेग जैसी भयानक महामारी से तड़प रही थी, तब इन ब्रिटिश अधिकारियों ने मदद करने के बजाय लोगों से क्रूरता के साथ टैक्स वसूला। ये हत्या उसी अमानवीय प्रशासनिक क्रूरता का एक सीधा और घातक जवाब थी। यहीं से प्रतिरोध का एक नया रूप सामने आता है। एक साधारण से दिखने वाली सार्वजनिक सभा धीरे धीरे एक सुव्यवस्थित गुप्त संगठन में कैसे तब्दील हो गई, ये देखना अहम है। 1899 में गणपति उत्सव के दौरान वीडी सावरकर ने नासिक में मित्र मेला की स्थापना की थी। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन और आक्रामक हुआ, 1904 में यही मित्र मेला अभिनव भारत नाम की एक पूरी तरह से गुप्त अंडरग्राउंड सोसाइटी में बदल गया। इन संगठनों की जड़ें कितनी गहरी फैल चुकी थीं, यह ऐतिहासिक दस्तावेजों और अभिलेखों से साफ हो जाता है। यह कोई छोटा मोटा या छिटपुट विद्रोह नहीं था, बल्कि एक बहुत ही विशाल और सुनियोजित नेटवर्क था जो पूरे देश में तेजी से अपनी जड़ें जमा रहा था। जरा अभिनव भारत की पहुंच और तरीकों पर गौर कीजिए। ये संस्था इटली के क्रांतिकारी जोसेफ मेज़िनी के तरुण इटली यानी यंग इटली की तर्ज पर बनाई गई थी। इसी संगठन के एक सदस्य अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की सरेआम हत्या कर दी, जिसे इतिहास में हम नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। और तो और पांडुरंग महादेव बापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस तक भेजा गया था। इसका मतलब था कि अब इस आंदोलन के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़ रहे थे। इसी बीच 1906 में वीडी सावरकर कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। वहां रहते हुए जब 1857 की क्रांति की 50वीं सालगिरह आई, तो उन्होंने अपनी मशहूर किताब इंडिया वॉर फॉर फ्रीडम लिखी। ये बहुत बड़ा वैचारिक कदम था, क्योंकि इस किताब में उन्होंने 1857 की क्रांति को महज एक सिपाही विद्रोह मानने से इनकार कर दिया और इसे डंके की चोट पर भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया। चलिए अब महाराष्ट्र से निकलकर पूर्व की ओर बंगाल का रुख करते हैं। बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था थी अनुशीलन समिति, जो 24 मार्च 1902 को मिदनापुर और कलकत्ता में स्थापित हुई। इसे शुरू करने वालों में ज्ञानेंद्र नाथ बसु, जतेंद्र नाथ बनर्जी और बारेंद्र कुमार घोष शामिल थे। शुरुआत में प्रमथनाथ मित्रा इसके अध्यक्ष और CR दास उपाध्यक्ष बने। एक बेहद दिलचस्प तथ्य ये भी है कि इस संस्था में सिस्टर निवेदिता एकमात्र महिला सदस्य थीं। बंगाल के इस आंदोलन को और भी तीखा और आक्रामक रूप दिया युगांतर पत्रिका ने, जिसे बारिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त चला रहे थे। इस पत्रिका में जो लिखा गया वो सच में कमाल का था। उन्होंने लिखा, यदि 30 करोड़ भारतीयों के 60 करोड़ हाथ एक साथ खड़े हो जाएं, तो कोई अंग्रेज की ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। ये कोई साधारण वाक्य नहीं था, बल्कि पूरे देश को एक साथ उठ खड़े होने की एक बहुत बड़ी और स्पष्ट ललकार थी। और इस ललकार का असर जमीन पर भी साफ दिखाई दिया। युगांतर के ही 2 सक्रिय सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफुट की गाड़ी पर बम फेंक दिया। वो किंग्सफुट को ही मारना चाहते थे, लेकिन एक भयानक गलती हो गई। उस गाड़ी में किंग्सफुट की जगह कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी बैठी थीं, जिनकी इस धमाके में जान चली गई। इसके बाद पुलिस से पकड़े जाने के डर से प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली। 18। जरा इस नंबर पर एक पल के लिए गौर कीजिए। केवल 18 वर्ष की आयु थी खुदीराम बोस की। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी। वे सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी बन गए। जरा सोचिए, इतनी कम उम्र में देश के लिए इतना बड़ा बलिदान देना,
ये अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस मुजफ्फरपुर की घटना के बाद ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से बौखला उठी। उन्होंने इसके बाद जो कदम उठाया उसे हम इतिहास में अलीपुर षड्यंत्र केस कहते हैं। अंग्रेजी हुकूमत ने मानिक टोला उद्यान और कलकत्ता में अवैध हथियारों को ढूंढने के लिए बहुत बड़ी छापेमारी की ताकि इस पूरे क्रांतिकारी नेटवर्क को ही खत्म किया जा सके। इस अलीपुर षड्यंत्र केस में कई लोग पकड़े गए, जिनमें घोष बंधु यानी बारिंद्र घोष और अरविंद घोष भी शामिल थे। लेकिन इन दोनों का भविष्य बिल्कुल अलग दिशाओं में मुड़ गया। बारिंद्र घोष को आजीवन कारावास यानी काला पानी की बेहद कठोर सजा मिली। वहीं दूसरी ओर प्रख्यात वकील सीआर दास की शानदार पैरवी के चलते अरविंद घोष बरी हो गए। लेकिन इस घटना ने अरविंद घोष को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने संन्यास ले लिया, पौंडीचेरी चले गए और वहां ओरेविले आश्रम की स्थापना कर अपना बाकी जीवन आध्यात्म को समर्पित कर दिया। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर को और 1905 के बंगाल की उन नाटकीय घटनाओं की गहराई में चलते हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। इस पूरी टाइमलाइन को हम 4 एक्ट्स में कवर करेंगे। राष्ट्रवाद का उदय, स्वदेशी विद्रोह, इसका पूरे देश में विस्तार और आखिर में 1911 के दिल्ली दरबार का क्लाइमैक्स। एक्ट 1, राष्ट्रवाद का उदय और बंगाल विभाजन का असली कारण। देखिए, 1905 तक आते आते बंगाल में राष्ट्रवाद अपनी बिल्कुल चरम सीमा पर था। ये ब्रिटिश एम्पायर की सत्ता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। अब इस जागरूकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने प्रशासनिक सुधार यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का बहाना बनाया, पर दरअसल उनकी असली स्ट्रैटेजी थी फुट डालो और शासन करो। उन्होंने बंगाल को धर्म के आधार पर बांटने का प्लान बनाया, जिसमें पूर्वी बंगाल में मुसलमान बहुसंख्यक होंगे और पश्चिमी बंगाल में हिंदू। ये पूरी तरह से एक कम्युनल डिवाइड क्रिएट करने की चाल थी। अगर टाइमलाइन पर गौर किया जाए तो लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को इस विभाजन की औपचारिक घोषणा की। भारी विरोध हो रहा था, सड़कों पर लोग थे, लेकिन इन सब के बावजूद उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर की निगरानी में 16 अक्टूबर 1905 को इस कानून को पूरी तरह से लागू कर ही दिया गया। एक्ट 2, द अपराइजिंग यानी बंगाल का एकजुट विरोध। अंग्रेजों को लगा था कि इससे बंगाल टूट जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। विभाजन ने लोगों का हौसला तोड़ने के बजाय पूरे क्षेत्र में एक ऐसी भावनात्मक और राजनीतिक आग लगा दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उस दौर के प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले इस हद तक गुस्से में थे कि उन्होंने लॉर्ड कर्जन की तुलना सीधे तौर पर क्रूर मुगल सम्राट औरंगजेब के शासन से कर डाली। 16 अक्टूबर का वो दिन, इसे पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लेकिन यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर की सोच ने एक कमाल का मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने आह्वान किया कि इस दिन को रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाए, जहां हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी अटूट एकता का प्रदर्शन करें। और इसी हेवीली इमोशनल माहौल के बीच टैगोर ने अपना मशहूर गीत अमार सुनार बांग्ला लिखा। ये गीत उस समय एकता की आवाज बन गया था और शायद ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि आज वही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। तो इस तरह 1905 में ही कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का औपचारिक आगाज हो गया। अब यह विरोध पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड रूप ले चुका था। कृष्ण कुमार मित्रा के सुझाव पर भारतीयों ने अंग्रेजों के कपड़ों, उनकी नौकरियों और उनके विद्यालयों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना शुरू कर दिया। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि जब विरोध में विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे एक निष्ठुर अपराध यानी रूथलेस वेस्ट बताकर इसकी सख्त आलोचना भी की थी। और इस पूरे माहौल के बीच एक नारा जो पूरे देश में गूंज रहा था वो था वंदे मातरम। ये नारा इस पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का डिफाइनिंग थीम सॉन्ग बन गया, जो उस दौर के जुनून और हिम्मत को बिल्कुल सही ढंग से बयां करता है। एक्ट 3, द एक्सपेंशन, आंदोलन का देश भर में फैलना। अब ये जो आग बंगाल में लगी थी वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रह सकती थी। ये शुरुआती नेताओं जैसे उमेश चंद्र बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और बिपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में एक पैन इंडिया संघर्ष बन गया। यहां देखा जा सकता है कि कैसे मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, पंजाब में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, बॉम्बे पुणे में लोकमान्य तिलक और दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने इस आंदोलन को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। ये आंदोलन सिर्फ बहिष्कार तक ही नहीं रुका, बल्कि अपनी खुद की संस्थाएं बनाने पर भी पूरा जोर था,
जैसे महाराष्ट्र में तिलक ने स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा बनाई। 14 अगस्त 1906 को कलकत्ता में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, जिसके पहले प्रिंसिपल औरोबिंदो घोष बने। और हाँ, एक और रोचक बात यह है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन भी इस स्वदेशी मूवमेंट से जुड़ गए थे। लेकिन इन सब में डेमोग्राफिक्स को समझना बहुत जरूरी है। इस 1905 के दौर में महिलाएं और बुद्धिजीवी यानी इंटेलेक्चुअल्स आंदोलन से बहुत गहराई से जुड़े थे, पर किसान वर्ग और आमतौर पर मुसलमान इस स्पेसिफिक फेज से ज्यादातर अप्रभावित ही रहे। खैर, एक नया दशक शुरू हो रहा था और 1910 आते आते इस क्रांतिकारी आंदोलन का उग्र पहला चरण स्वाभाविक रूप से थोड़ा शांत होने लगा था। एक्ट 4 द रेजोल्यूशन। आखिरकार इस विरोध का अंजाम क्या हुआ? ब्रिटिश साम्राज्य इस लगातार बढ़ते दबाव को ज्यादा दिन तक नजरअंदाज नहीं कर पाया। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ब्रिटेन के किंग जॉर्ज वी भारत आए और दिल्ली में एक बेहद भव्य आयोजन हुआ, जिसे हम 1911 का दिल्ली दरबार कहते हैं। और इसी दिल्ली दरबार में अंग्रेजों को झुकना ही पड़ा। 3 बहुत बड़े ऐतिहासिक ऐलान हुए जो 1 जनवरी 1912 से लागू हुए। पहला, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। दूसरा, बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। और तीसरा, भारत की इंपीरियल राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली कर दी गई। इन स्ट्रक्चरल बदलावों ने आगे चलकर देश के नक्शे पर एक लंबा डोमिनो इफेक्ट शुरू किया। 1912 में बिहार अलग हुआ, फिर साल 1936 में बिहार से ओडिशा अलग हुआ और आगे चलकर साल 2000 में बिहार से ही झारखंड एक नया राज्य बनकर उभरा। तो आइए सीधा शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे चैप्टर को डिकोड करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। अब सवाल यह है कि इसकी शुरुआत एकदम से हुई कैसे? देखिए, जब महात्मा गांधी ने अचानक से असहयोग आंदोलन वापस लिया ना, तो पूरे देश के युवाओं में एक अजीब सा खालीपन आ गया था। एक पॉलिटिकल वैक्यूम सा बन गया था। और कहते हैं ना कि कोई भी खालीपन ज्यादा देर तक खाली नहीं रहता। इसी वैक्यूम ने एक ऐसी चिंगारी को हवा दी जिसने पूरे ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिलाकर रख दी। चलिए इस पूरी कहानी को एकदम शुरुआत से समझते हैं। अक्टूबर 1924 का वक्त था और जगह थी कानपुर। यहीं पर इस दूसरे चरण की एक बहुत मजबूत नींव रखी गई। शचीन्द्रनाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना की। अब यहाँ सबसे अहम बात है, इनका मकसद है। ये लोग सिर्फ कोई रैंडम विद्रोह नहीं कर रहे थे। इनका विजन एकदम क्लियर था। क्रांतिकारी गतिविधियों के जरिए देश में एक समाजवादी संघीय गणतंत्र यानी एक सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक बनाना, एक ऐसा भारत जहां समानता और न्याय सबसे ऊपर हो। लेकिन देखिए, हकीकत यह है कि कोई भी संगठन हो और खासकर एक आर्म्ड रेवोल्यूशनरी ग्रुप, उसे सर्वाइव करने के लिए फंड्स तो चाहिए ही होते हैं, राइट? और यहीं से इस पूरी कहानी में एक बहुत ही ड्रामेटिक ट्विस्ट आता है। पैसे जुटाने के लिए HRA ने एक बेहद साहसिक प्लान बनाया। 9 अगस्त 1925 का वो ऐतिहासिक दिन, सहारनपुर से लखनऊ आ रही 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन को काकोरी के पास रोका गया और ब्रिटिश खजाने को लूट लिया गया। इतिहास के पन्नों में इसे ही हम मशहूर काकोरी षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से बौखला गई और फिर शुरू हुआ महान बलिदानों का एक बहुत ही दर्दनाक सिलसिला। काकोरी के जो मुख्य आरोपी थे, उन्हें अलग अलग जेलों में फांसी दी गई। अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में और रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में। यहाँ एक फैक्ट पर जरूर गौर कीजिएगा, अशफाकुल्ला खान फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे। और एक और दिलचस्प बात बताऊं, इस पूरे केस में सरकारी वकील कौन था? जगत नारायण मुल्ला। ये छोटी छोटी बातें हमें उस दौर की असलियत के बहुत करीब ले जाती हैं। अब काकोरी के इन शहीदों की बात हो और इन लाइंस का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रामप्रसाद बिस्मिल के ये शब्द, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस दौर के हर एक हिंदुस्तानी युवा की धड़कन बन चुके थे। लिटरली आज भी इन्हें सुनकर एक अलग ही जोश आ जाता है ना। ये उनकी बेखौफ स्पिरिट का अल्टीमेट सिंबल था। लेकिन इस पूरी कहानी में एक शख्स ऐसे भी थे जो कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। चंद्रशेखर आजाद। काकोरी के बाद वो सालों तक अंग्रेजों की नाक के नीचे से निकलते रहे। आजाद हमेशा एक बात कहते थे कि अंग्रेजों की किसी फैक्ट्री में वो गोली नहीं बनी जो मुझे मार सके।
और 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में जब वो घिर गए तो उन्होंने अपनी इस बात को सच साबित कर दिया। अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली उन्होंने खुद को मार ली और हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद ही रहे। अच्छा, काकोरी के बाद संगठन को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। उसे वापस खड़ा करना कोई आसान काम नहीं था। इसी बीच मार्च 1926 में पंजाब में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल ने नौजवान सभा बनाई। बाद में 1928 में इसे HRA में मर्ज कर दिया गया और फिर आता है 10 सितंबर 1928 का वो दिन जब दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इस संगठन का एक नया और ज़्यादा मैच्योर रूप सामने आया। HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। पता है इसकी सबसे खास बात क्या थी? ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक था। सारे फैसले मेजॉरिटी से होते थे। ये उनकी ज़बरदस्त वैचारिक समझ को दिखाता है। HSRA के बनने के कुछ ही समय बाद पूरे देश में साइमन कमीशन का भारी विरोध होने लगा और इसी विरोध के दौरान एक बहुत ही दुखद घटना घटी। लाठीचार्ज में शेरे पंजाब लाला लाजपत राय इतनी बुरी तरह घायल हुए कि बाद में उनकी जान चली गई। अब इस अन्याय को ऐसे ही तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्डर्स को गोली मार दी गई। ये लाला जी की मौत का सीधा प्रतिशोध था। और इसे अंजाम किसने दिया? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल ने। वैसे ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि इस पूरे एक्शन में नौजवान सभा के लोग भी बराबर के हिस्सेदार थे। ये जो ऐतिहासिक दस्तावेज हम देख रहे हैं ना, ये उस वक्त की इंटेंसिटी को बिल्कुल साफ साफ बयां करते हैं। सोचिए, काकोरी में एक ट्रेन रोकने से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब सीधे ब्रिटिश पावर के सेंटर तक पहुंचने को तैयार था। मतलब मूवमेंट अब सिर्फ रिएक्शनरी नहीं रह गया था, अब ये सीधा उनके सिस्टम पर, उनकी विचारधारा पर चोट कर रहा था। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें इसके ठीक बाद देखने को मिलता है। 8 अप्रैल 1929 ये वो तारीख है जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असली मकसद क्या था? दरअसल वो दो बहुत ही खतरनाक और दमनकारी कानूनों का विरोध कर रहे थे, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। और एक मिनट के लिए सोचिए, उस वक्त असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह की उम्र बस 21 साल से थोड़ी ज्यादा थी। इतनी कम उम्र में इतनी गजब की पॉलिटिकल क्लैरिटी होना, सीरियसली ये अपने आप में एक मिसाल है। अब यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर कर लें, इस बम का मकसद किसी की जान लेना बिल्कुल नहीं था। भगत सिंह ने खुद कहा था कि ये बम बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए था, सोई हुई ब्रिटिश सरकार को जगाने का एक तरीका। और पता है, इसी घटना के दौरान असेंबली में पहली बार वो नारा गूंजा जो आज भी हमारे अंदर एक अलग सी ऊर्जा भर देता है, इंकलाब जिंदाबाद। वैसे ये नारा लिखा मौलाना हसरत मोहानी ने था, लेकिन इसे घर घर तक पहुंचाने का क्रेडिट भगत सिंह को जाता है। इस पूरे मामले में दोनों को उम्र कैद की सजा मिली। यहाँ से ये पूरी कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। असेंबली बॉम्ब कांड और सॉन्डर्स की हत्या, इन दोनों केसेस को मिलाकर लाहौर में एक जॉइंट ट्रायल चला। इसे ही लाहौर षड्यंत्र केस या भगत सिंह ट्रायल कहा जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर यह मुकदमा चला। 14 फरवरी 1931 को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को इन तीनों नायकों को फांसी दे दी गई। एक ऐसा दिन जिसे भारत का इतिहास कभी नहीं भुला सकता। और जब ये ट्रायल चल रहे थे ना, तभी जेल के अंदर एक और लड़ाई लड़ी जा रही थी, बिल्कुल खामोश लेकिन बेहद ताकतवर। जतिन दास पॉलिटिकल प्रिजनर्स के राइट्स के लिए जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए। सोचकर देखिए किसी इंसान में कितना विल पावर रहा होगा। पूरे 64 दिन, जी हाँ 64 दिन की अमानवीय और भयंकर पीड़ादायक भूख हड़ताल के बाद जेल में ही उनका निधन हो गया। ये बलिदान उस दौर के क्रांतिकारियों की मेंटल टफनेस का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, अब तक हमने जो देखा उससे ये तो एकदम साफ है कि ये आज़ादी की आग सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक लिमिटेड नहीं थी। चलिए अब बंगाल का रुख करते हैं। साल 1930, सूर्य सेन, जिन्हें लोग बहुत प्यार से मास्टर दा कहते थे, उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA बनाई। इनका गोल बहुत सीधा था, अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना और चटगांव में मौजूद उनके हथियारों के गोदामों को लूटना। और फिर आता है अप्रैल 1930। ये इस दूसरे चरण के सबसे डेयरिंग ऑपरेशंस में से एक था।
मास्टरदा की लीडरशिप में क्रांतिकारियों की एक टीम ने सीधा चटगांव के ब्रिटिश शस्त्रागार पर धावा बोल दिया, हथियारों का पूरा गोदाम लूट लिया। इस एक घटना ने ब्रिटिश प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी थी। हालांकि कुछ सालों बाद मास्टरदा पकड़े गए और 1934 में अंग्रेजों ने उन्हें भी फांसी दे दी। सूर्य सेन की शहादत के साथ ही भारत के आधुनिक इतिहास में इस क्रांतिकारी आंदोलन का ये दूसरा फेज, जो कि बहुत ही उग्र और वैचारिक रूप से एकदम मैच्योर था, वो अपने अंत पर पहुंच गया। इस एक युग ने हमें भगत सिंह, आज़ाद, बिस्मिल और मास्टरदा जैसे नायक दिए। ऐसे नायक जो सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि जिनके दिमाग में एक आज़ाद और सोशलिस्ट भारत का एक बिल्कुल साफ विजन था। आज की इस चर्चा में हमने इन दस्तावेजों के जरिए इस पूरी अटूट कहानी को समझा। आइए एक बहुत ही दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जब भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात आती है तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ भारत की भौगोलिक सीमाओं तक ही सीमित रह जाता है। हम सोचते हैं कि जो कुछ भी हुआ बस देश के अंदर ही हुआ, लेकिन आज का ये विश्लेषण एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी सामने लाएगा जो किसी एक देश या सरहद में बंधी नहीं थी। असल में ये कोई साधारण घरेलू मामला नहीं था, बल्कि कई महाद्वीपों में फैला हुआ एक जबरदस्त और साहसिक वैश्विक आंदोलन था, जिसने दुनिया के अलग अलग कोनों से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया था। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल भारत में हुआ था? ये एक ऐसा शक्तिशाली सवाल है जो इतिहास की उन आम धारणाओं को पूरी तरह से पलटकर रख देता है जिन्हें अक्सर सच मान लिया जाता है। असल में इस आंदोलन का एक बहुत विशाल और अनकहा अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी था। जरा सोचिए, दूर दराज के देशों में बैठे लोगों ने भी भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अब स्क्रीन पर दिख रहे इन मूल हिंदी दस्तावेजों पर गौर करें। ये कोई मामूली पन्ने नहीं हैं, ये उन लगातार संघर्षों और क्रांतिकारी आंदोलनों के जीते जागते सबूत हैं जो विदेशों की धरती पर रचे गए। इन दस्तावेजों के अंदर एक ऐसी कहानी की चाबी छिपी है जो ये साबित करती है कि कैसे भारत की आज़ादी की गूंज ने 7 समंदर पार करके भी अपनी जगह बनाई और कैसे एक निरंतर प्रतिरोध की कहानी गढ़ी गई। इस पूरी क्रांति का सफर कैसे आगे बढ़ा, आइए इसे एक टाइमलाइन के जरिए समझते हैं। ये कालक्रम इस पूरे आंदोलन के भौगोलिक प्रवाह का एक बहुत ही शानदार खाका खींचता है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे क्रांति की शुरुआत 1905 में लंदन से होती है, फिर 1907 में जर्मनी जाती है, 1909 में वापस लंदन में एक उग्र रूप लेती है, 1913 में अमेरिका के तटों पर पहुंचती है और आखिरकार 1914 में कनाडा से होते हुए वापस भारत के कलकत्ता तक एक बेहद तनावपूर्ण घटना के रूप में लौट आती है। अब इस वैश्विक यात्रा के पहले अध्याय में चलते हैं, जहां लंदन में पहली क्रांतिकारी चिंगारी भड़की। 20वीं सदी के बिल्कुल शुरुआत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी के ठीक दिल में ही उनके खिलाफ बगावत के बीज बोए जा रहे थे। बात 1905 की है, जब लंदन के भीतर इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई। हिडमैन के सुझाव पर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इस संस्था का निर्माण किया था। इसका एकमात्र और एकदम स्पष्ट उद्देश्य था भारत में स्वशासन की स्थापना करना। अब ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं थी, ये विदेशी धरती पर स्थापित होने वाली बिल्कुल पहली क्रांतिकारी संस्था थी। जरा सोचिए, साम्राज्य की राजधानी में बैठकर ही उसी साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता की योजना बनाना उस समय के क्रांतिकारियों के अदम्य साहस को साफ साफ दर्शाता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, यूरोप का ये वैचारिक आंदोलन एक नए मोड़ पर आ गया, जहां बात रक्तपात और पहले झंडे तक पहुंच गई। कहानी का लहजा अब सीधे तौर पर संघर्ष और बलिदान की ओर मुड़ जाता है। 1 जुलाई 1909 को लंदन में ही एक ऐसी घटना घटी जिसने ब्रिटिश हुकूमत को अंदर तक झकझोर दिया। इंडिया हाउस के एक सक्रिय सदस्य मदन लाल ढींगरा ने भारत सचिव विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। इस खौफनाक कदम के पीछे का कारण बेहद स्पष्ट था। कर्जन वाइली ने उदयपुर रियासत के रेजिडेंट की हैसियत से श्यामजी कृष्ण वर्मा को बुरी तरह प्रताड़ित किया था, और सच कहूं तो यह हत्या उसी प्रताड़ना का सीधा प्रतिशोध थी। ये घटना दिखाती है कि विदेशी धरती पर हो रहे इस आंदोलन ने अब एक बहुत ही आक्रामक और हिंसक रूप ले लिया था। अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और अपना रुख जर्मनी की तरफ करते हैं, विशेष रूप से स्टुटगार्ट शहर की ओर, जहां 22 अगस्त 1907 को अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था। इस वैश्विक मंच पर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक और बेहद ऐतिहासिक घटना होने वाली थी। इस सम्मेलन में दुनिया भर के राष्ट्रों को बुलाया गया था और वहां भारत का प्रतिनिधित्व किया था मैडम भिकाजी कामा ने। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है और इसके पीछे एक बहुत ही खास वजह है।
उन्होंने इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गजब के साहस का परिचय देते हुए भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहरा दिया। इस ऐतिहासिक झंडे का डिजाइन उन्होंने सरदार सिंह राणा के साथ मिलकर तैयार किया था। पूरी दुनिया के सामने एक स्वतंत्र भारत का प्रतीक यूं प्रस्तुत करना वाकई एक बहुत ही साहसिक कदम था। अगर इस पहले झंडे की बनावट को देखें तो ये बेहद खास था। इसमें 3 रंगों का प्रयोग किया गया था, लाल, हरा और पीला। इसके प्रतीकों में 8 कमल के फूल बनाए गए थे जो उस समय भारत के 8 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते थे। और सबसे अहम बात, इस झंडे के बिल्कुल बीचों बीच देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा हुआ था। ये झंडा महज कपड़े का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि ये वैश्विक मंच पर भारत की पहचान और उसकी आज़ादी की पहली खुली हुंकार का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक था। यूरोप में क्रांति की इस लहर के बाद अब हम अटलांटिक महासागर पार करते हैं और सुनते हैं गदर पार्टी की वैश्विक गर्जना। चलिए अमेरिका चलते हैं, जो इस निरंतर चल रहे क्रांतिकारी सफर का अगला बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा था। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी नाम के एक बेहद ताकतवर संगठन ने जन्म लिया। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, लेकिन यहाँ ये जानना बहुत दिलचस्प है कि इस संगठन को बनाने का असल सुझाव सोहन सिंह भाखना ने दिया था, जो बाद में इसके पहले अध्यक्ष भी बने। इस पार्टी का मूल स्वरूप पूरी तरह से क्रांतिकारी था और इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, कैसे भी करके ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना। गदर पार्टी ने सिर्फ हथियारों से ही नहीं बल्कि शब्दों से भी अपनी लड़ाई लड़ी और भाषाई स्तर पर एक अभूतपूर्व पहुंच हासिल की। उनके अखबार हिंदुस्तान गदर का संपादन रामचंद्र पेशावरी करते थे। शुरुआत में यह अखबार सिर्फ उर्दू और गुरमुखी में छपा, लेकिन बाद में इसकी मांग इतनी बढ़ी कि इसे हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी और गुजराती भाषाओं में भी निकाला जाने लगा। ये बहुभाषी दृष्टिकोण साफ दिखाता है कि कैसे इस आंदोलन ने दुनिया भर में फैले हुए अलग अलग भारतीय प्रवासियों को एक सूत्र में पिरोने का जादुई काम किया। लेकिन संघर्ष का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जब अमेरिका में गदर पार्टी की गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई तो क्रांति की आग बुझी नहीं। लाला हरदयाल वहां से आगे निकले और उन्होंने मैडम भीकाजी कामा के साथ मिलकर 1916 में बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना कर दी। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि परिस्थितियां चाहे जो भी रही हों, ये प्रतिरोध अब किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं था। अब हमारी ये वैश्विक कहानी प्रशांत महासागर की ओर मुड़ती है, जो एक बेहद गंभीर और दर्दनाक कोमागाता मारू त्रासदी का गवाह बनने वाला था। ये इस पूरे सफर का एक बहुत ही तनावपूर्ण मोड़ है। साल 1914 में गुरुदत्त सिंह नाम के एक व्यक्ति ने कामागटा मारू नाम का एक जापानी जहाज किराए पर लिया। इस जहाज ने कई भारतीय यात्रियों और क्रांतिकारियों को लेकर कलकत्ता से कनाडा की ओर अपनी एक बहुत ही उम्मीदों भरी यात्रा शुरू की। अपने इस लंबे सफर में इस जहाज ने एक पड़ाव लिया, सिंगापुर में। उस समय शायद किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक अकेला पड़ाव आगे चलकर इस यात्रा की पूरी किस्मत ही बदलने वाला है। जब ये जहाज कनाडा के तट पर पहुंचा तो एक बहुत ही कठोर वास्तविकता सामने आई। कनाडाई सरकार ने, जो उस वक्त पूरी तरह से अंग्रेजों के दबाव में थी, एक अजीब सा नियम बना दिया। उन्होंने कहा कि वैंकूवर बंदरगाह पर सिर्फ उसी जहाज को रुकने दिया जाएगा जो रास्ते में बिना कहीं रुके सीधा आया हो। अब चूंकि कामाघाटा मारू जहाज सिंगापुर में रुक चुका था, इसलिए उसे प्रवेश देने से साफ इनकार कर दिया गया। बस इसी एक छोटी सी तकनीकी शर्त का बहाना बनाकर उस पूरे जहाज को वापस कलकत्ता लौटने के लिए मजबूर कर दिया गया। जब महीनों की थकान और गहरी निराशा से भरे ये क्रांतिकारी वापस कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचे तो वहां हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए। वहां पहले से मौजूद अंग्रेजों और जहाज से उतर रहे क्रांतिकारियों के बीच एक भीषण और हिंसक गोलीबारी शुरू हो गई। ये एक बेहद दुखद और खूनी संघर्ष था जिसे आज हम इतिहास में कामागाटा मारू की घटना के नाम से जानते हैं। इस दर्दनाक घटना ने देश के अंदर और विदेशों में बसे हर एक भारतीय के दिल में आक्रोश की एक भयंकर ज्वाला भड़का दी थी। इन सब घटनाओं और मूल दस्तावेजों के इस पूरे सफर से गुजरने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। एक ऐसे विशाल साम्राज्य के खिलाफ लड़ना जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कभी सूरज नहीं डूबता, और वो भी समंदर पार करके, महाद्वीपों को लांघकर, इसके लिए आखिर कितने अपार साहस की जरूरत रही होगी। इस वैश्विक प्रतिरोध का ये विशाल पैमाना हमें भारत की स्वतंत्रता के पीछे काम कर रही उस अजेय और अटूट इच्छा शक्ति की याद दिलाता है जिसे दुनिया की कोई भी सरहद या कोई भी महासागर कभी बांध कर नहीं रख सका। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।